नमस्ते, कुलदीप शर्मा जी। द चबूतरा सत्य का संकल्प, संघर्ष की मशाल, विश्वास की ढाल के साथ एक नया मंच है सर, और मीडिया में कुछ नया करने की इच्छा के साथ एक नया प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, माय प्लेजर। 2009 से सर आपका सफर शुरू हुआ। अगर हम आपके राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं, 2009 में आप पहली बार विधायक चुने गए, फिर उसके बाद आपने 2014 में भी बाजी मारी, विधानसभा अध्यक्ष रहे आप, पक्ष विपक्ष सबकी बातें आपने सुनी जब जिस जिम्मेदारी के पद पर आप थे, लेकिन अब एक नई ताल फिर से ठोकने के लिए आप तैयार हैं। क्या हलचल है सर चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पहला चुनाव व्हेन आई वाज जस्ट 38 इयर्स ओल्ड पार्लियामेंट का लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, कुरुक्षेत्र से, और 2 लाख से ऊपर वोट लेकर वहां से मेरा चुनावी सफर शुरू हुआ था। ठीक है, विधायक मैं पहली बार 2009 में बना, लेकिन उससे पहले मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष था। उससे पहले जिला अध्यक्ष भी था कांग्रेस का, और कांग्रेस के विभिन्न ब्लॉक से और यूथ कांग्रेस के समय से एक लंबे अंतराल से मैं जुड़ा हूं। आपने करंटली 2024 के चुनाव की बात की है। जी सर। 2019 के चुनाव हारने के बाद एक समय बीता, कोरोना काल आया, मैं अपना नी सर्जरी भी कराई, फॉर सम टाइम आई वाज रेस्टेड। ओके। लेकिन लगातार गन्नौर की जनता जानती है कि उनके दुख सुख में, हर प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम हों, चाहे वो मंथली वर्कर्स मीटिंग्स हों या ग्रामीण जनसभाएं हों, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ा रहा। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं। आपके बारे में जो रिसर्च हमने किया थोड़ा बहुत, उसमें ये चीज़ें सामने आई कि आप लोगों के साथ हर पल खड़े रहे। एक इंसान जब सत्ता से दूर हो जाता है, लेकिन वो जनता से जुड़ा हुआ रहता है, तो उस नेता के प्रति एक जनता की अपनी एक जुड़ाव पैदा हो जाता है, एक इमोशन पैदा हो जाता है, और इस इमोशन की लहर गन्नौर में दिखती भी है आपके लिए। तो ये कैसे पॉसिबल रहा सर इतने समय तक ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना? देखिए, 2006 में आई वाज एट द टॉप ऑफ द क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस में, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज ये दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते थे। तो मेरे पास पार्टी को देने के लिए समय था, और अब जब मैं विधायक नहीं हूँ, तो जिन लोगों ने मुझे 10 साल विधायक के रूप में जिम्मेदारी दी, अगर मैं चुनाव हार भी गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो मेरी जिम्मेदारी और वो मेरा उनसे जुड़ाव खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने बड़ी सहजता से, बड़े नेचुरल वे में मैं उनसे कनेक्टेड रहा। 2,36,000 लोग गन्नौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, जिसमें 1,93,000 या 95,000 एलिजिबल वोटर्स हैं। एक भी आदमी, आप कभी रिसर्च करिए, नॉट ए सिंगल पर्सन विल से कि मैंने कुलदीप शर्मा को फोन किया था, फोन नहीं उठाया। एक कह दे मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। सो आई स्टे कनेक्टेड विद माई वोटर्स, और 22,000 नंबर है मेरे पास मेरे मोबाइल में। और इसी कनेक्शन का परिणाम कहीं ना कहीं रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी 2 दिन पहले आए, आप बुलाया चाय पर और वो जनसभा बदल गई। अब वो एक स्पॉन्टेनिटी थी, उससे एक और संकेत जा रहा है। जी, मैंने चुनावी माहौल को देखा है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जीटी रोड से गुजर रहे हो, एक कप चाय भी जाइए। तो उसके साथ ही मैंने फैसला किया कि जब वो आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं कुछ को। बट आई फ्लैश्ड ए जनरल मैसेज टू माई वर्कर्स, और उसका रिजल्ट था कि हज़ारों की संख्या में, मौसम खराब होने के बावजूद, हमारे कार्यकर्ता। इसका दूसरा संकेत ये है कि जब आपकी कार्यकर्ता में जोश हो, जिस प्रकार का जोश उस दिन दिख रहा था, तो ये कांग्रेस की वापसी का संकेत है। और क्या हुड्डा साहब की तरफ से मैसेज क्लियर है, आप मानकर चलें? हुड्डा साहब ने कहा कि पिछली बार कुलदीप शर्मा के मामले में आपने कोई कसर छोड़ दी थी, ये काम करने वाला व्यक्ति है, विकास करवाएगा, पहले भी इसने करवाया, आगे भी करवाएगा, और इस बार आपने इनको जिताने में कसर नहीं छोड़ा। ये बातें कहीं इनके राजनीति के अपने संकेत हुआ करते हैं। जी।
विधानसभा की तैयारी में जोर शोर से सारी पार्टियां लगी हुई हैं सर। कांग्रेस बड़े ऑप्टिमिज्म में है। जो लोकसभा का इलेक्शन रहा है वो अपने आप में दोनों पार्टीज के लिए एक अच्छा, मैं कहूंगी कि इलेक्शन था, 50-50 पर रहे। बट बावजूद इसके बहुत सारे फैक्टर्स अभी बीजेपी में उभर कर आ रहे हैं। चाहे आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लें, वो तालमेल, वो गुटबाजी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। गुटबाजी पर आगे हम बात भी करेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं सर? ये सिचुएशन कितनी बदली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी हैवी एंटी इनकम्बेंसी है, और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी थी, कि पार्टी हाईकमांड ने इस बात को रियलाइज किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती की। 2014 में उनकी सरकार बनी, उन्होंने जो आदमी कभी मेंबर पंचायत भी नहीं रहा उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो तजुर्बा किया बीजेपी, बट दैट फेल्ड। यही कारण था कि खट्टर साहब हर समय गुस्से में रहते थे। किसी ने मोबाइल आगे कर दिया, तोड़ दिया, किसी ने फरसा देने की कोशिश, गर्दन काटने की, किसी का फूल फेंकते थे, किसी बहुत गुस्से में रहते थे। उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं का काम ही नहीं सुना। उनकी कोठी में एंट्री ही नहीं थी किसी की। Nobody could meet him। अगर कोई मिलने चला गया तो कहते अपॉइंटमेंट ली थी। पर ये कांग्रेस पार्टी पर भी इम्प्लीमेंट होता है सर। राहुल गांधी से मिलने के लिए लंबी कतारें दिखती हैं, लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। इतना एक्सेसिबिलिटी अपनी बढ़ाई है कि जब 3500 किलोमीटर का एक सफर किया कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, तो करीबन 4.5 करोड़ लोगों से मिले। जब 3500 किलोमीटर से ज्यादा का 4000 किलोमीटर का सफर मणिपुर से और बम्बई तक का किया। नहीं, पर कांग्रेस के नेताओं को ये शिकायत क्यों रहती है सर? देखिए, मुझे तो शिकायत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को ये देखना है कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और हमें तो लगता है हमें हरियाणा देखना है, लेकिन राहुल गांधी को इस देश को देखना है। हमारे 30-31 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और 30-40 प्रदेश कांग्रेस कमेटीज हैं, विधायक दल हैं, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, हर व्यक्ति को इतना क्वालिटी टाइम नहीं मिलता है, ये स्वाभाविक है इतने ऊंचे स्तर पर जाकर आदमी का। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 100 खुद के एमपी हैं, और 233 एमपीज को लेकर विधान लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष में एक बड़ी जुबान, बड़ी आवाज बन के निकले हैं। तो जिम्मेदारियों के साथ, ठीक है, कर्तव्यों का निर्वहन होना चाहिए। जो संविधान बचाओ की बात की राहुल गांधी ने, और पिछली जो यात्राएं हमने देखी या रैलियां हमने देखी लोकसभा चुनाव में, अमित शाह गृह मंत्री जब पहुंचते हैं तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, एक जो इमोशनल अप्रोच होती है। लेकिन जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर आपका खिलाड़ियों का मुद्दा है। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे बरकरार रहने वाले हैं, या कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों को चेंज करनी पड़ सकती है? देखिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया विपक्ष को कुचलने का, विपक्ष को कुचलने का मतलब है लोकतंत्र को कुचलना। विपक्ष का बड़ा महत्व रहता है किसी भी लोकतंत्र में। क्या बात है कि सारे केसेस ईडी और सीबीआई विपक्ष के लोगों के खिलाफ बना रहे, एक भी भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री में चला गया उसके सारे केस धुल गए। ये जो भय और आतंक राजनीतिक रूप से मना रहे थे, ये अघोषित इमरजेंसी जो थी। लेकिन आप पर भी आरोप लगते हैं कि सीबीआई को आपने हथकंडा बनाया अपने। हमने एक भी आप मिसाल दीजिए कि सीबीआई ने किसी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति का चालान किया? हमारे राज्य में किसी ईडी का कानून कांग्रेस लेकर आई थी, ईडी का प्रयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए किया हो? एक मिसाल आप बता दीजिए। इनकी सैकड़ों मिसाल हैं, हर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को अंदर कर रहे हैं, सबको, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ। इसको एक टूल है, सीबीआई एंड ईडी दोनों टूल है बीजेपी के। भय और आतंक देश के अंदर अच्छा नहीं। देखिए, देश जो है इसको आप स्टडी करिए, ये थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ द सेंटर भी चला जाता है, थोड़ा राइट ऑफ द सेंटर भी चला जाता है। राइटिस्ट भी है इसमें, लेफ्टिस्ट भी है, लेकिन इसको जब खींचते हैं ना दोनों तरफ से, जैसे बीजेपी ने की, तो जब रबड़ टूटती है तो हाथ पे चोट मारती है। मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के 9 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की स्टेटमेंट है कि हम संविधान को बदलेंगे। तब हमने इस मुद्दे को उठाया, जब उनके सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं
बट दे आर सेइंग कि आपने लोगों को भ्रमित करने की भ्रमित कोशिश कैसे किया? हम्म, आप कह रहे हैं 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार का नारा इसलिए लग रहा था कि देश के संविधान को बदलने की अंदर साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो लेफ्ट राइट हिंदुइस्ट पार्टी है, आरएसएस। एक संघ है, संगठन है। मैं उनका आदर करता हूं, उनकी अपनी विचारधाराएं हुआ करते हैं लोकतंत्र में, उसको भी विरोधियों के सम्मान की राजनीति का व्यक्ति हुए हैं। लेकिन ये देश सबका है। यू कैनॉट इग्नोर द माइनॉरिटीज। आफ्टर ऑल आज बांग्लादेश में हिंदू संकट में है, मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं, हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पर भी बीजेपी आरोप लगाती है कि आप एक सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, आप उन स्टेट्स का रुख करते हैं जहां आपकी सहूलत हो। देखिए, अभी मोदी जी बांग्लादेश क्यों नहीं गए हैं? वहाँ हिंदुओं पर इतना संकट है, आज तक वहाँ विदेश मंत्री तक नहीं गया है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही है। करोड़ों लोग सुना है बॉर्डर पर बैठे हैं, बीएसएफ रोके हुए हैं उनको। कहाँ जाए वहाँ के हिंदू? वहाँ पर माता के मंदिर में तो वोटों से पहले लोग, बंगाल चुनाव से पहले माथा टेकने चले गए मोदी। आज वहाँ हिंदू संकट में है, क्यों नहीं गए हैं? क्यों नहीं बात हो रही? क्यों नहीं राष्ट्र विश्व स्तर पर ये बात है? यूएन में क्यों नहीं जा रहे? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्यों, द्विपक्षीय वार्ता क्यों नहीं हो रही? क्यों संकट में है हिंदू? दीवानों पर नारे लग देंगे, ये हिंदुइस्ट पार्टी तो बनते हैं। क्या किया है इन्होंने? आपने कहा है हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? क्या कर दिया हमने? क्या आप सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं? आपको लगता है कि our approach has always been inclusive. हमने सबको साथ लेकर बात करनी। देश की लड़ाई हिंदू और मुसलमान ने इकट्ठी लड़ी थी आजादी की। हिंदू जेल में गए थे तो मुसलमान भी गए, दोनों तरफ हो। लेकिन पार्टीशन के हालात ने एक मन में खाई पैदा की। लेकिन उन लोगों का, उन मुसलमानों का क्या कसूर है जो देश के विभाजन के बाद भी पाकिस्तान में नहीं गए? उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान हमारा देश है। आपके अकॉर्डिंग ये पोलराइजेशन की एक कोशिश हो रही है सर। उस कोशिश में अब मुझे एक अजीब बात लगती है बीजेपी की। 20 करोड़ मुसलमानों से 120 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं। किन से खतरा है आपको? 20 करोड़ आदमियों से 120 करोड़ लोगों को खतरा है। क्या कहना चाहते हो आप? लेकिन वाइस वर्सा अगर हम देखें तो आपके ऊपर ये इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि आप एक कम्युनिटी विशेष की बात करते हैं और आप उनके भीतर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। कि कांग्रेस में कभी भी कम्युनिटीवाद या धर्म की राजनीति का समावेश कांग्रेस के अंदर कभी नहीं हुआ है। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, हम किसी भी इज्म के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाया कि भाईचारा समाप्त करने की कोशिश हो, और सरकारें आएंगी चली जाएंगी, समाज को यहीं रहना है, भाईचारे को ऐसे ही रहना चाहिए। और यही परिस्थिति के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं इज्म की राजनीति करती है तो बीजेपी की मुख्य प्लैंक ही है। वो वोट विकास के नाम पर थोड़ी मांगते हैं। वो तो वोट मांगते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान की संख्या बढ़ रही है। ये इस पिछले चुनाव में जो हमने देखा, बहुत सारे मुद्दे रहे सर, जो एक राष्ट्रवाद की लहर होती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का अपना एक मैजिक होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां बदल गई सर, एकदम 50-50 हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता के जहन में क्या इश्यूज होंगे विधानसभा इलेक्शंस में जब वो? फर्स्ट लेट मी टेल यू, मोदी मैजिक वाज देयर इन 2014, इट वाज अगेन 2019 में भी। लेकिन मोदी से बड़ी बात थी नियो नेशनलिज्म, बिकॉज पुलवामा हो गया। ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी पुलवामा से पहले, शायद बीजेपी की टिकट लेने वाले नहीं मिलते, लेकिन अचानक नियो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना। देखिए 1971 के बाद राष्ट्रीयता की भावना का कांग्रेस को ही फायदा हुआ। 1980 में जब बीजेपी जनता पार्टी टूट गई, एक बार देश बचाओ इंदिरा लाओ, फिर देश की बात आई। 99 में कारगिल युद्ध हुआ, फिर देश की बात आई। पुलवामा को सबसे बड़ा श्रेय देंगे, मोदी मैजिक डज नॉट वर्क, इट डिड नॉट वर्क इवन नाउ। एंड इन हरियाणा सर? इन हरियाणा देखिए 10 से 5 को उतरता है, 10 की 10 सीट थी। पर आपके ऊपर इस तरीके हम तो ऊपर चढ़े हैं।
हाँ, हम तो 0 से 5 पे आए हैं, बिल्कुल। वो 10 से 5 पे एक आए, जो क्लीन स्वीप की सिचुएशन बीजेपी की रही वो आपने एकदम से रिवर्स किया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सर, उसमें आपके ही नेता आरोप लगाते हैं, चाहे आप कुमारी सैलजा की बात कर लें, ये सवाल लाजमी है पूछना कि आप लोगों पर कहा जाता है कि 2000 पिछले चुनाव में जो रहा हमारा इलेक्शन, उसके कंपैरिजन में नाउ वी कैन डू बेटर। जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर सोच समझकर हम लोग चलते, एक तालमेल के साथ चलते, तो परिणाम कुछ और होते। 10 की 10 सीटें हमारी हो सकती थी। हुड्डा साहब पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नेताओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण रहती है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें, अब भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी बोलते हैं कि इसमें तो बहुत अनुशासन रहता है। कभी अनिल विज कुछ कह देते हैं, ही इज एन आउटस्पोकन मैन। आप और बात छोड़िए, बट देयर आर सो मेनी आउटस्पोकन पर्सन इन कांग्रेस आल्सो सर। ये सी मैं, हालांकि इसको कोई राजनीतिक परिपक्व आदमी कभी एक दूसरे का नाम लेके बात नहीं करनी चाहिए। 2019 का चुनाव कांग्रेस हारी बिकॉज कांग्रेस डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस इलेक्शन। हमारा ना तो कोई संगठन था, और कोटा सिस्टम आ गया टिकटों में, इसकी इतनी सी जीताऊ कैंडिडेट्स की बात दूर हो गई। और फिर भी लोग इतने खिलाफ थे बीजेपी से कि उनको अगर 40 दी 90 में से, अल्पमत की सरकार थी, हमें भी 31 दी, बराबर का तोल रहे थे। और एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस 5 साल से विधानसभा में रहा। 31 की संख्या कम नहीं रहती 40 के मुकाबले में। अब की बार पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस? इस बार कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग कांग्रेस के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं, लीडर्स को बुलाया था दिल्ली में, और वो बड़े क्लियर थे। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है सर कि सबको मैसेज दिया गया है कि आप एक साथ आइए। अब जो आगे आपकी रथ यात्रा आपके सूत्र ठीक हैं। राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर किया, एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं होना है। राहुल गांधी ने ये बात क्लियर की कि आप सबको इकट्ठे कैंपेनिंग करनी है। हमारी समन्वय समिति बन चुकी है। हाँ। और अभी 40 लीडर्स की फिर एक मीटिंग बुलाई गई थी। आप ये देख रहे हैं कि राजनीति, मैं ये कहूँ कि ये लोग अब चुप हो जाएंगे, मैं चुप हो जाऊंगा और कोई चुप हो जाएगा, शैलजा जी चुप हो जाएंगे, लेकिन किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि रहती हैं उसके लिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब टूटती हैं तो तकलीफ होती है क्या सर? पिछले दफा जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें करनाल से आप चाहते थे कि आपके बेटे चाणक्य पंडित को टिकट मिले, और आपने बहुत बार कहा भी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, उनके खिलाफ अगर मैदान में उतारा जाता तो बहुत धुआंधार जीत आपकी होती। तो उससे कहीं ना कहीं एक तकलीफ होती है कभी कभार। देखिए सोनल जी, चाणक्य ने 2 साल से करनाल में बहुत मेहनत की थी। उसके दादा वहाँ से 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। ठीक है, पार्टी ने अपना एक निर्णय सुना दिया। मैं ये कहूँ कि इससे कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ होती है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन हमारी तकलीफ से पार्टी को कोई नुकसान ना हो, ये बात हम सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद चर्चाएं ये भी चली कि आप पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। फिर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर आपने बहुत बार ये कहा कि मैं पार्टी को नहीं छोड़ सकता, चाहे बेशक कोई भी पार्टी छोड़कर जाए। तो क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्या सर कांग्रेस में कि कोई पार्टी छोड़कर इस तरह से जाए? देखिए, मैं विदेश में था जब ये चर्चाएं गर्म हुई। हाँ। और इतनी गर्म हुई क्योंकि बीजेपी में भी कुछ लोग चाहते थे और कांग्रेस में भी बहुत शुभचिंतक हैं जो मुझे भेजने के लिए तैयार हैं। तो कहना आप चाहते हैं कि बीजेपी आपका वेलकम करने के लिए तैयार थी और कांग्रेस के कुछ लोग आपको भेजने के लिए तैयार। बीजेपी इस बात को फैलाकर, क्योंकि किरण चौधरी जी ने कांग्रेस छोड़ दी और किरण चौधरी जी के और हमारे राजनीतिक रिश्ते बहुत मधुर हैं। कहीं ना कहीं ये बात किसी ने कह दी होगी कि अभी किरण जी गई हैं तो अभी कुलदीप शर्मा भी आएंगे। मैं उस समय विदेश में था जब ये चर्चाएं गर्म हुई और मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि आई वॉज नॉट इन टच विद पीपल। ओनली व्हाट्सएप कॉल्स हो जाती थी जब होटल में आते थे। जब मैं यहाँ पहुँचा 20 तारीख को और 21 को कार्यक्रम सोनीपत का था, तो जैसे ही मेरा फ़ोन खुला है उस पर धुआंधार मैसेजिंग और ये वो, उसमें लोगों ने टाइम भी निश्चित कर रखा था, डेट भी निश्चित, स्थान भी निश्चित हो गया था। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि
ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हाँ। खैर थोड़ी देर में समझ में आ गया, कुछ मेरे कांग्रेस के शुभचिंतक और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार सामग्री रहती है, तो उसकी वजह से कुछ वो 16 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल गए थे। मेरी तो उनसे बात हो गई थी। अब जो मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात होती है वो हम सार्वजनिक थोड़ी करेंगे। एक हाँ, आपका याराना भी बड़ा हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि 16 तारीख को करनाल आ रहा हूँ और वहाँ पहुँचना है। मैंने कहा मैं तो विदेश में हूँ, पहुँच नहीं पाऊंगा, आप कर लीजिए करनाल आकर। हाँ। मैं वहाँ नहीं पहुंचा तो मैं आग का काम किया इस बात ने। हाँ, कि कुलदीप शर्मा यहाँ आज नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उससे कोई रिलेशन नहीं था। उन्होंने मेरे से पूछ लिया था कब आओगे, मैंने कहा 20 को। फिर उनका सोनीपत 21 को रख लें, मैं कहा बिल्कुल रख लीजिए। हाँ, अच्छा एक सर बहुत ज़रूरी सवाल कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है, अगर हम प्रदेश की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम हरियाणा का सिनेरियो देखते हैं तो जिधर ब्राह्मण वोटर खिसकता है उधर दूसरे कई तबके खिसकते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा कि बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेशाध्यक्ष बनाकर मोहनलाल बड़ौली को दे दी, है ना। ये एक बड़ी जिम्मेदारियों का अभाव एक ब्राह्मण चेहरा जो है वो अगुवाई ना कर सकता हो, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि एक इस्टेब्लिश्ड तरीके से ब्राह्मण फेस को आगे लेकर आना चाहिए अगर ब्राह्मण वोटर्स को बांध कर रखना है तो? दो संदर्भ में मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। वन ऑन आइडियोलॉजिकल नोट, राजनीतिज्ञ का कोई धर्म नहीं रहता है, ना हमारी कोई जाति रहती है। हम 36 बिरादरी की वोट लेके तो एमएलए बनते हैं। अगर मैं एक बिरादरी की बात करूंगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना, सबके तालमेल और समन्वय में बिठाकर चलना, इसको राजनीति कहते हैं। और परिपक्वता भी उसी में है। लेकिन तालमेल और समन्वय के साथ एक बीजेपी जो जातीय राजनीति करती है, उसमें वो बात क्या करते हैं, कहते हैं हमें बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर बनाया है, फिर बात करते हैं ब्राह्मण को पीसीसी प्रेसिडेंट, ये प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है, खट्टर साहब को केंद्र में मंत्री बना दिया है। आपको नहीं लगता कि सर बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड कर दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि वो ओबीसी को अट्रैक्ट करने में लगी हुई है? इस पर भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि मोहनलाल बड़ौली जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। वो हमारी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अब अपने आप को साबित करना है कि अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कहाँ लेकर जाएंगे। उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ापन होना चाहिए। प्रदेश का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। वो उनको देखना है वो कैसे उस पर काम करते हैं, उनकी पार्टी को देखना है। बीजेपी ओबीसी की बात कर रही है। ओबीसी के दो पार्ट हैं, ओबीसी ए एंड ओबीसी पी। अभी पार्लियामेंट की टिकट्स की बात करिए आप, 10 टिकटें थी जी। एक तरफ है प्रजापत, कश्यप, जांगड़ा, आपका पांचाल, इस तरीके से। दिस इज BCA। ये इन लोगों को टिकट दी है ना। टिकट किसको दी? ये कृष्णपाल गुर्जर जो हैं केंद्र के मंत्री, 15वां साल तीसरी टर्म में आ गए हैं, ये बैकवर्ड हैं। व्हाट इज बैकवर्ड अबाउट हिम? हजारों करोड़ के मालिक हैं, हमारे मित्र हैं, हमें बड़ी खुशी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं वो, और उनकी कोठी 5-10 एकड़ में है। हमें बहुत खुशी है, वहाँ के घर जाते हैं, बहुत बड़े एयर कंडीशनर लगे हैं, बहुत बहुत अमीर लोग आदमियों से हमारा रिश्ता है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। राजा इंदर सिंह रेवाड़ी के नरेश हैं। लेकिन अब तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है सर। रेवाड़ी के नरेश हैं, राजा हैं, हजारों करोड़ के मालिक, महलों में रहते हैं, बड़े बड़े कुत्ते हैं उनके पास, वो बैकवर्ड है। लेकिन अभी कुछ नहीं, व्हाट इज बैकवर्ड वोट? मैं पूछना चाहता हूँ, बैकवर्ड के नाम की राजनीति तो हो रही है। बैकवर्ड तो एक गरीब कुंभकार है जो गढ़ा बना रहा है, जो पांचाल है, जो लोहे से, एक जांगड़ा है। इन लोगों को कहाँ है टिकट? वेयर आर दे? तो बीजेपी इनकी बात कर रही है। अभी जो गन्नौर की जनता की लड़ाई है सर, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। गन्नौर के लिए कितने तैयार हैं? गन्नौर में क्या आपकी योजनाएं हैं? किस तरीके से आप जनता के साथ चाहते हैं कि आप एक तालमेल बैठाकर आगे एक विकसित गन्नौर का सपना देख रहे हैं? अभी आपने 500 करोड़ के बजट की बात भी बहुत पहले कर दी और आपने कहा कि 500 से ज्यादा 1000 करोड़ का बजट होना चाहिए, तब जाकर गन्नौर की स्थिति जो है वो सुधरेगी। देखिए, आज से 10 साल पहले ये गन्नौर जो गाँव की तरह था,
कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के सरकार के सहयोग से, यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते मैंने इसका शहरीकरण किया था। मुझे लोगों की दी हुई शक्ति थी, मैं कौन सा अपनी जेब से करा रहा था, लेकिन मेरे से पहले ही प्रतिनिधि रहे हैं, बाद में भी हैं। किसी ने कितना क्या किया अपने अपने समय में, सबने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन आप गन्नौर की मेरे से ना कहिए। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, और रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। मैं अपनी बड़ाई क्या करूं? आप गन्नौर के लोगों से पूछिए कि गन्नौर में मेरे प्रथम बार विधायक बनने के बाद कितना विकास हुआ, और मेरे विधायक न रहने के बाद उस विकास को चार चांद लगने चाहिए थे, उड़ान मिलनी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी, पार्कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, लाइटिंग नहीं है। हर प्रकार से यहाँ का जो नागरिक है, जिसको एक अच्छे गन्नौर की आदत पड़ गई थी, एक शहरी गन्नौर की आदत पड़ गई थी, वो आज पीड़ित है। सोनीपत इस वक्त सेंटर है सर सारी पार्टीज के लिए, मैं कहूँगी एक तरीके से, क्योंकि एक ओरिजिन के तौर पर देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण एरिया है ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो क्या लगता है आपको कि सोनीपत के साथ अनदेखी क्यों की गई? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सोनीपत के साथ अनदेखी की गई। गवर्नमेंट थी हरियाणा की, फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आया राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है, अशोका यूनिवर्सिटी, SRM है, डॉक्टर अंबेडकर के साथ नाम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुरथल में यूनिवर्सिटी बनी, दीनबंधु छोटू राम के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसको यूनिवर्सिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस हमने बनाया। जिंदल यूनिवर्सिटी आई, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। फिर कानपुर में मेडिकल कॉलेज, ऑल वुमेन मेडिकल कॉलेज, सेकेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर वहीं पर महिला विश्वविद्यालय बना, 7300 बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं। यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट हम लेकर आए, जिसका बीजेपी की 10 साल के राज में एक ईंट भी जिसमें नहीं लगाई। अब 10-20 मिट्टी का ट्रक डाल कर हम इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। कई हाईवेज पास हुए। हमने सोनीपत को एक डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, आप देखिए, मुरथल तक हाउसिंग आ चुकी है दिल्ली की। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस फ्रॉम 2005 to 2000। तो आपका कहना है कि इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ? जो हुआ इन 10 सालों में देखिए कुछ हुआ हो तो मेरा आपसे ही सवाल है, आप सभी जानते हैं, आप बता दीजिए इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सोनीपत में करीबन 350 स्कूल बंद किए हैं। स्कूल सरकार खोलने का काम है, स्कूल खोलने का, ये बंद कर रहे हैं। अब यहाँ गन्नौर में एक महिला कॉलेज की घोषणा हुई है। कहाँ है वो महिला कॉलेज? आप देख के आना एक बार। मेरी रिक्वेस्ट है, एक सर्वे करिए। एक 5 कमरों के प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिया गया, उस पर बोर्ड लगा दिया, गवर्नमेंट कॉलेज करनाल है, गन्नौर है, सॉरी। तो इन 5 साल में जो बीजेपी की अब सरकार बनी, और इससे 5 साल जब मैं विधायक विपक्ष का था और बीजेपी की सरकार थी, किसी भी प्रकार का विकास न तो सोनीपत जिले में हुआ है, और गन्नौर की तो बात ही छोड़िए, इसको तो तबाह करके रख दिया। कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। अभी भी लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी विरोधी पार्टियां, कि संगठन आप लोगों का तैयार नहीं है। संगठन को लेकर बहुत ज़्यादा एक बड़ा सवाल आप लोगों के सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, एक गुटबाजी और खेमेबाजी में जो बटी हुई कांग्रेस है, वो भी साफ तौर पर दिखती है। हालांकि उसकी कोशिश हो रही है, बहुत चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं पहले से, लेकिन ये जो सिनेरियो बना हुआ है सर, वो एक चैलेंज नहीं लगता क्या कभी कभी? देखिए, आपने 3 बात कही। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कांग्रेस का संगठन नहीं। मैं पूर्णतः सहमत हूं आपसे, पिछले 10 साल से इस आवाज को उठा रहा हूं। कांग्रेस का संगठन होना चाहिए। कहाँ चूक रहती है सर? देखिए, आपसी खींचतान जो है, तो आप मानते हैं आपसी खींचतान तो है, रहेगी, हर राजनीति में, हर पार्टी में ये रहेगी, लेकिन इसका नुकसान हुआ हमें। हम जहां 5 सीटें बिना संगठन के जीत गए, मैं मानता हूं संगठन होता तो 8 जीतते। तो अब कांग्रेस को बिना संगठन के रहने की आदत पड़ गई, पड़ी जाएगी अगर ऐसे चला तो। ये बड़ी ऑनेस्ट टिप्पणी है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इट्स नॉट गुड, दे शुड फॉर्म, और अर्जेंटली होना चाहिए इसमें। इट शुड बी ऑन नो डिले सर्विस। दूसरी बात आपने कही गुटबाजी, जिसे मैंने इनिशियल नोट्स में कहा था कि
राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पार्टी के डिसिप्लिन और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा चीज ही ऐसी है जो इन सीमाओं को तोड़ देती है, जिसको फिर प्रेस में पहुंचते पहुंचते गुटबाजी और कई बाजियों का नाम दिया तो जाता है। आपको लगता है कि प्रेस में पहुंचते पहुंचते होता है ऐसा? सच में कुछ नहीं, नहीं है? कई- सच में बताइए सर, आप आप- बहुत बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि इस पे आपकी ईमानदार मैं टिप्पणी आए। निश्चित रूप से नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आपका देश प्रदेश विदेशों में नाम है, आप कृपा करके सारे एक मंच पर आकर संगठित होकर, जो ये प्रेस की शिकायत रहती है आपसे कि गुटबाजी है कांग्रेस से, प्रेस की शिकायत रहती है, अंदर कोई शिकायत नहीं रहती है सर। इस शिकायत को मौका ना दें। और अब चुनाव जीतने का समय है, राहुल गांधी ने मंत्र दिया है, एक हो जाओ। तो उसी का एक मैसेज था कहीं ना कहीं कि आप हुड्डा साहब के खेमे के माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा साहब के नजदीकी हैं, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और इसी बीच आप कुमारी सैलजा के कार्यक्रमों में भी अब थोड़ी आपने सक्रियता बढ़ा दी है। तो ये क्या, मुझे क्या किसी मैसेज नेता से कोई परहेज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट सोनल जी, यू आर लाइक माई डॉटर, आई मस्ट टेल यू ऑनेस्टली, मुझे किसी लीडर से कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे दोस्त हैं तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। आई कैन हैव माई ओन फ्रेंड्स एंड ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, ये इधर उधर की बातें राजनीति करते हैं तो चलेगी। जब आपका अच्छा, तो राजनीति के इतर कभी ऐसे बैठते हैं तो गपबाजी होती है जो ऐसे दोस्तों में होती है, चुटकुले सुनाना, गाने सुनाना? ही एज एन इंडिविजुअल, देखिए पॉलिटिक्स सब लोग करते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा बात, सबको मैं चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एज ए मैन इज ए गुड मैन, वेरी जोवियल। और जहाँ चुटकुला सुनाने की बात आती है तो भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे, कोई ना कोई चुटकुला उनके पास रहता है। हमने विधानसभा में देखा होगा, चुटकुले रखते हैं वो, कुछ शेर रखते हैं। आप पढ़ते हैं सर शेरो शायरी? मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। ट्रैवलिंग मेक्स मैन वाइस। जब नेहरू जी आए थे इंग्लैंड से, गांधी के पास गए थे, उन्होंने कहा मैं स्वतंत्रता संग्राम लड़ना चाहता हूँ। गांधी ने कहा पहले इस देश को समझिए, उन्होंने क्या करें, उन्होंने कहा आप सारे देश की यात्रा करें। उन्होंने यात्रा की और बुक निकली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यस। जब गांधी आए थे तो लोकमान्य तिलक और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पास गए, गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए कि देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि 20 साल से अफ्रीका में थे, तो उन्होंने कहा कि यू ट्रेवल, इंडिया को आप ट्रेवल करो। ही वेंट टू एवरी कॉर्नर, इंडिया की पॉवर्टी को समझा और फिर स्वतंत्रता संग्राम में उनको इम्प्लीमेंट किया। ट्रेवलिंग गिव्स यू आइडियाज। जब मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ, उनकी संस्कृति को देखता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जैसे इजराइल प्रोजेक्ट लगा, देश के मामले में क्या छवि बनती है सर बाहर जाकर, देश विदेश? मैं कैसा हूँ, आई एम 67th ईयर ऑफ माई लाइफ। मैंने ओल्ड स्कूल भी देखा इस देश का, जब कोई एयर कंडीशनर नाम की चीज ही नहीं होती थी। yes. हमारे जैसे संपन्न लोगों के घर में नहीं होते थे। आई एम सीइंग दिस कंट्री ट्रांसफॉर्मिंग। yes. क्वांटम लीप लिया है हमने, आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉलेज बैंक है। yes. लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीजों के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक चीज जिसके लिए हमें डिपेंड नहीं कर रहा है, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ आइडियाज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो वर्ल्ड लीडर्स हैं हम, एटॉमिक पावर हैं, वी हैव आवर ओन हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, एम्स, IIMs, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग है, तो बहुत कुछ इंडिया आगे निकला है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत काम करने की जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में। हेल्थ इज अनदर सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए, फाइनेंस से भी ज्यादा, क्योंकि इस देश के अंदर बीमारियां बहुत हैं। और हमारे ग्रामीण अंचलों में जाओगे तो हमारी विमेन हेल्थ जो है, बच्चों की हेल्थ जो है, बूढ़ों की हेल्थ जो है, दैट्स नॉट गुड। दैट्स अनदर सेक्टर। एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। तो सर ट्रैवल के अलावा यू लव म्यूजिक? वो लव इट, एंड माय एवरी नाइट ends with music. I switch on music and I sleep. सबसे ज्यादा किसे सुनते हैं सर आप? वैसे तो ज्यादा शौकीन गजलों का हूँ। सुनाइएगा जरा एक दो लाइन सर। कोई भी आपकी फेवरेट गजल। आज जाने
कि जिद ना करो। थैंक यू सर। और इसके अलावा और क्या शौक रखते हैं सर आप? घर पर कितना वक्त बिता पाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा बिजी रहते होंगे। देखिए, घर वालों को शिकायत तो रहती होगी जिस बहुत काम में ज्यादा। मैं हूँ, होम इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी। उसमें क्या है कि घर पे तो बैठ नहीं सकते हैं, हाँ काम कोई है नहीं, हाँ। यू हैव टू बी विद द पीपल। कोई फैक्ट्री अटेंड करनी नहीं, कोई जमीन अटेंड करनी, कोई पेट्रोल पंप पे थोड़ी बैठना है, तो लोगों में जाना है। यू हैव टू गो आउट एवरी डे, एवरी डे। और फॉर्चुनेटली जब हमारी वाइफ थी वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थी, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था हाँ। कि ये सुबह जाते हैं। शी वाज वेरी डिफरेंटली एजुकेटेड आल्सो, नॉट लाइक मी। So now she's used to about your. नाउ शी इज कैंपेनिंग फॉर मी। Oh wow, that's lovely. आई हैव अ डॉटर, And she is brilliant. She is Brilliant, a- sir. PhD from Cambridge. She's a doctorate, she's a professor, Yes. she's a writer, author. Very passionate and very intelligent. और वो अपने हस्बैंड की पॉलिटिक्स में पूरा हाथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, प्लस उनके मीडिया बिजनेस को देखने में ऐश्वर्या जी। काम करती हैं। जी। चाणक्य हैज बीन अ वेरी बिजी लॉयर। मैंने तो उसको कहा था, यार तू कहाँ इस पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ता है, यू आर अ गुड लॉयर। सो मेनी फ्रेंड्स टोल्ड मी, व्हाई डू यू वांट हिम टू स्विच। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और बहुत अलग बात कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक प्रेशर रहता है सर पॉलिटिकल फैमिलीज में कि आपको उसी की धरोहर को आगे बढ़ाना है, बट आपने एक अलग पॉलिटिक्स तरीके से। कहाँ धरोहर है, ये तो लोगों की धरोहर है। हाँ। हमारे फादर कोई मेंबर पार्लियामेंट थोड़ी थे, उन्होंने संघर्ष किया, अनेकों चुनाव लड़े, अनेकों बार जीते, एक नाम पैदा हो गया। हमने भी अनेकों चुनाव लड़े, हारे भी हैं, जीते भी हैं। चाणक्य के लिए भी एक लेसन दे रहा हूँ आपके माध्यम से, पॉलिटिक्स इज नॉट इनहेरिटेंस, ये नेचुरली नहीं आ जाएगी, इसके लिए काम करना पड़ता है। That's lovely, sir. You are giving a clear message to your son. Yes. And I would still say कि you are an excellent lawyer. You've been in the best institutions in the country. तुम कहाँ इनमें हमारे जैसे काम में फंस गए हो, तो ठीक है। But I am telling you, Sonal, I am sharing with you कि politics is not bad. No system. Politics of the is world. not that bad. No, it's not bad at all. You see, कोई भी कंट्री है, रशिया है, चाइना है, जहाँ डेमोक्रेसीज भी नहीं है, कहीं किंगशिप है, मोनार्की है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम से देश चलता है। पॉलिटिक्स इज नॉट बैड, पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। एक ढांचा क्रिएट करना पड़ेगा आपको, पार्लियामेंट बनानी पड़ेगी जिसकी यूनिट एक वोटर है। व्हाट इज बैड इज द पॉलिटिशियंस, एंड पीपल आर नॉट लुकिंग एट इट। बिल्कुल सही बात है सर। 69 ए कैटेगरी क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में बैठे हैं, दोज हु शुड बी बिहाइंड बेल। सो बीइंग इन पॉलिटिशियन, ये बात आपको तकलीफ देती है? इसलिए तकलीफ देती है कि मैं क्लीन मैन, मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब माधव और सिंधिया बोल रहे थे तो उनके साथ में बैठी थी, अभी दुनिया में नहीं है, फूलन देवी जी बैठी थी, और वो शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन, और मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस is a friend of everybody. On your left is opposition, on the right is treasury. Standard of debate evolve करना. I've seen my father. Yes, you have a political legacy, Yes. sir. My father, because of his education, I used to see him never indulging in any personal vendetta. किसी के बारे में कोई पर्सनल बात नहीं करनी, लेकिन हाउस में स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट को बहुत ऊपर उठाते। मैंने तो ऐसे मंत्री देखे, फेस किए, जो मुझसे रिक्वेस्ट करने आते थे, मेरा क्वेश्चन डिसलॉज कर दीजिए आज। आपको अपनी लेगेसी को आगे लेकर चलना चाहिए, एंड यू शुड ट्राई टू डू बेटर। राजनीति में भी आपके पूर्वज रहते हैं, जो आपके पॉलिटिकल बॉसेस हैं, या जो वो लोग हैं जो आपसे पहले राजनीति कर गए हैं, जिन्होंने आपके लिए स्थान खाली किया, तो उनकी बात को आगे लेकर चलना हर एक पीढ़ी की एक जिम्मेदारी है। मेरे फादर ने जो किया उससे बेटर मैं करूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोग, जहाँ मुझे इस बात का गर्व हो कि मैं पंडित चिरंजीव लाल का बेटा हूँ, मुझे इस बात का भी गर्व चाणक्य को होना चाहिए कि मैं कुलदीप शर्मा बेटा हूँ। अगर वो लेगेसी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो मैं कुछ भी ट्रांसफर नहीं मानता हूँ। इसलिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पॉलिटिशियन इज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का मतलब एक कैरेक्टर की सीमा में नहीं रहता है, आपका पॉलिटिकल कैरेक्टर कैसा है। डू यू रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट्स? आपको विरोधियों के सम्मान की संस्कृति जानते भी हैं कि नहीं जानते? अच्छा, आपके बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपके विरोधियों के पास भी आपके लिए कहने को बहुत कुछ नहीं होता है, तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता हूँ। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट माय ओपोनेंट्स। हाँ, आई नेवर इंडल्ज इन दैट।
एक जो दौर था सर, जब तंज भी कसे जाते थे किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, तो उसका एक अलग लेवल होता था। बट आज जो भाषा का स्तर है राजनीति में, उसको आपको लगता है नहीं कि वो दैट्स वेरी पुअर इन पार्लियामेंट आल्सो। पार्लियामेंट में का स्तर ही गिर गया है। 1952 की पहली पार्लियामेंट इलेक्टेड बैठी थी, एक एक कानून के बनाने पर 3-3 दिन डिस्कशन हुआ करते थे, 40-40 घंटे की डिबेट एक कानून पर हुआ करते थे। पीपल नेवर यूज्ड टू वेस्ट टाइम। और ऑप्टिमम यूज ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुआ करता, डिबेट टाइम हुआ करता था। लोग रात के 12-12 बजे तक पार्लियामेंट चलती थी, भाई ये इशू आज अब थ्रेश करना है। अब क्या है, एक दिन में 32 कानून पास हो जाते हैं विदाउट डिस्कशन। अरे कानून बन रहा है, पीढ़ियों के लिए बन रहा है, आप कानून बनने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो विपक्ष है, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, कोई भी है। इट्स फॉर एवरीबडी। कई 100 करोड़ रुपए में एक पार्लियामेंट्री सेशन निपटता है, हजारों करोड़ में निपटता है। मान लीजिए 30 दिन का सेशन है तो हजारों करोड़ में निपटता है। आपने पब्लिक एक्सचेकर से लिए हुए पैसे के साथ क्या जस्टिस किया? आप पर्सनल मैंडेटा में चले गए, आपने डिस्कशन, स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट को आगे नहीं बढ़ाया है, आप स्टडी करके पार्लियामेंट में नहीं आए। ये एक बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं सर कि तो इस चीज की कमी कभी कभी खलती है। आपको मैं 2 पॉलिटिकल इंस्टेंस बता रहा हूँ। मधुली में एक दिन नेहरू जी के खिलाफ बोले। मधुली में यंग थे, तो नेहरू जी ने कहा कि मधुली में आप बोल बहुत अच्छा रहे, लेकिन आपके फिगर्स गलत है। अच्छा बोल रहे हो। उनके पास सामने साउथ ब्लॉक में रहते थे, कोठी से पैदल ही चले गए नेहरू जी। अरे मधु कॉफी पिलाओ, ये कल्चर था इस इसका। भाई आज तुम बोले बहुत अच्छा और बहुत खिंचाई कर रहे थे हमारी पार्टी, लेकिन तुम आंकड़ों के साथ बोलते, पढ़ के आया करो। अटल बिहारी वाजपेयी की 57 की पहली स्पीच आई, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ये देश का ये वंडरफुल स्पीकर। उनके पास जाके उनकी स्पीच को, मेडन स्पीच को पैट किया, कहा देश का प्रधानमंत्री बना। ये संस्कृति। बांग्लादेश वॉर हुआ, इंदिरा जी को वाजपेयी जी ने कहा ये इंदिरा नहीं, ये दुर्गा है, ये रण बांकुरी है, हम इसके साथ हैं। ये संस्कृति हुआ करती थी इस देश। अटल जी ने स्पीच दी, हम ये नहीं कहने आए हैं कि हमने ही सब कुछ किया है, जिसको समय मिला सबने अपने समय में बहुत कुछ किया, नेहरू ने बहुत कुछ किया, सबका एक कंट्रीब्यूशन है देश में, हम इस स्तर पर पहुंचे। ये संस्कृति समाप्त हो गई। आरोप प्रत्यारोप, पर्सनल वेंडेटा, गाली गलौच एक दूसरे के खिलाफ हो। आपके विधानसभा अध्यक्ष रहते कोई किस्सा सर जो आप शेयर करना चाहें हमसे? एक बार मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी नेता प्रतिपक्ष थे, और उस समय विपक्ष की संख्या 32 सदस्यों की थी, हमारी 40 थी। तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का स्पीकर होके बड़ा बैलेंसिंग रखना पड़ता है, उधर से बहुत आवाज आती है। हाँ। एक बार मुझे चौटाला जी ने कहा कि स्पीकर साहब आप उनसे डरते हैं। हाँ। हुड्डा जी की तरफ इशारा किया। हाँ। तो मैं बड़े सामान्य रहा, मैं क्या ऐसा है चौटाला जी, एक किस्सा सुना रहा हूँ। मैं इस्तांबुल में था, मैं एक दोस्त के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा था, मेरी वाइफ आ गई, मैंने सिगरेट फेंक दी। मेरे दोस्त ने कहा सिगरेट कब छोड़ी सर? बीच में थोड़ा सा छोड़ बताएं। सिगरेट इलेक्शनों के अलावा मैं छोड़ के ही रखता हूँ। अच्छा, वैसे अभी भी पीते हैं? इलेक्शंस में पी लेता हूँ। इलेक्शन में स्ट्रेस होता है इस वजह से? पता नहीं, स्टूडेंट लाइफ में था, जब भी एग्जाम पीरियड में पीता तो क्या कोई माइंडसेट होता है क्या सर सिगरेट? आई डोंट नो, इट गिव्स मी सर्टेन काइंड ऑफ किक, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बिकॉज इसको छोड़ना बड़ा आसान है। सब लोगों को पता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक आदमी को पता है कि अब इसके हाथ में सिगरेट आ गई है, और नाउ ही इज डैम सीरियस। हाँ, एंड आफ्टर द इलेक्शन ये नहीं रहेगी, हर एक आदमी को पता है। तो ये एक तरह का तनाव ही है सर? ये एक तरह का तनाव तो नहीं, मैं कहता हूँ तनाव में मैं रहता नहीं हूँ। अपने काम को करने वाला आदमी तनाव में नहीं रहता है। इफ यू आर वर्किंग then you are not never in tension. If you are not working, then your load is increasing and you become tense. Okay, now we will come on the story. Yes. So मैंने सिगरेट फेंक दी, तो मेरा दोस्त कहने लगा क्या बात है, बीवी से डरते हो? मैं कह नहीं, बीवी से डरता नहीं हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उनके सेंटिमेंट्स नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊँ, इसलिए मैंने फेंक दी। She doesn't like the smell of it. मगर चौटाला साहब, ना मैं आपसे डरता हूँ ना मैं इनसे डरता हूँ, मैं आप दोनों की इज्जत करता हूँ, गलतफहमी में ना रहना। दिस इज रिकॉर्डेड स्पीच। किसी आदमी से अगर आप सभ्यता से बात कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये थोड़ी डर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब आप उसकी बात को अटेंशन दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो ये निडर छवि है सर, वो कहीं ना कहीं गन्नौर की जनता के जहन में बसी हुई है, वो दिख भी रही है। आपके आगे का जो प्लान हम देख पा रहे हैं, आपकी बातों से समझ पा रहे हैं, उसमें भी दिखता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत Thank अपनी you. सेहत का ख्याल रखिए और सिगरेट मत पीजिए सर। यस, दैट्स अ गुड एडवाइस। जिस दिन इलेक्शन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कभी देखोगे भी नहीं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।